हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा क्लास 12th ज्योग्राफी का 5th चैप्टर चल रहा था, प्राइमरी एक्टिविटीज़, प्राथमिक क्रियाएं, और ये इसका 7th एपिसोड है। 7th एपिसोड काफ़ी लेंथी चैप्टर था। काफ़ी लेंथी इस वे से भी था कि कंसेप्ट बहुत सारे थे और सारे कंसेप्ट को हमें उसी तरीके से करना था ताकि आपको क्रेम ना करना पड़े। काफ़ी हम डीपली भी गए, काफ़ी कुछ ऐसा भी हमने पढ़ा जो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया, क्योंकि कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं हो पा रही थी अगर हम सिर्फ एनसीईआरटी पे बने रहते। तो आज का जो हमारा एपिसोड है ये लास्ट एपिसोड रहने वाला है इस चैप्टर का। आज के एपिसोड में क्या जो पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो हम पता कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संगठन के आधार पे कृषि की। कृषि कितने प्रकार की होती है? सहकारी कृषि होती है, सामूहिक कृषि होती है, तो क्या होती है ये हम समझेंगे। और उसके बाद एक और प्राइमरी एक्टिविटीज़ उसकी बात करेंगे, वो है खनन, माइनिंग, वो भी एक प्राथमिक क्रिया है, तो उसके बारे में हम समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि संगठन के आधार पे, प्रबंधन के आधार पे कृषि कितने प्रकार की होती है। तो संगठन या प्रबंधन के आधार पे कृषि है वो दो प्रकार की होती है, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। इन दोनों को जानते हैं, जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है ये, कैसे एक दूसरे से अलग है। सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑपरेटिव फार्मिंग की। कोऑपरेटिव जो वर्ड है वो कोऑपरेशन से निकला है। कोऑपरेशन आपको अच्छे से पता है, कोऑपरेशन का अर्थ होता है सहयोग, मिलजुल करके कोई काम करना। तो ये कोऑपरेटिव फार्मिंग भी उसी प्रकार की कृषि है जिसमें बहुत सारे किसान हैं और मिलजुल के कृषि करते हैं। इसमें जो विशेषताएं होती है, पहला जो फीचर होता है कि किसान है वो एक समूह या सोसाइटी या सहकारी संस्था या संघ बनाते हैं। एक संघ बना लिया उन्होंने, एक सोसाइटी बना ली उन्होंने, ठीक है, मिल करके 10 किसानों ने बना ली। तो मिल करके किस लिए बनाई? कृषि करने के लिए। इसमें वो अधिक लाभ पाने के लिए अपने संसाधनों को मिल करके प्रयोग करते हैं। जैसे किसी के पास जो खेत है या सिंचाई के जो साधन है या कृषि यंत्र है, उनका वो मिल करके प्रयोग करेंगे। इसमें व्यक्तिगत फार्म बरकरार रहते हैं, यानी ये सिर्फ उद्देश्य है कृषि करना। इसका ये नहीं कि उन्होंने मालिकाना हक है वो दूसरों को दे दिया, सोसाइटी को दे दिया। व्यक्तिगत फार्म है वो उनके बरकरार रहते हैं। इसके साथ साथ वो भूमि का कोई भाग अगर उस सोसाइटी में नहीं शामिल करना चाहते, कुछ अलग भी रखना चाहते हैं, तो भी वो रख सकते हैं। इसमें खेती है वो सहकारी पहल का विषय होता है, यानी इसमें कोई बाध्यता नहीं होती, अपनी विश होती है, उसके अकॉर्डिंग वो शामिल होते हैं, जो भी किसान शामिल होना चाहते हैं। इसमें सोसाइटी और किसानों को कृषि इनपुट, जैसे निवेश के लिए जो खाद चाहिए, उन्हें बीज चाहिए, कीटनाशक चाहिए, वो मिल करके वो निवेश करते हैं, या निवेश है वो साझा होता है। और फिर जो लाभ प्राप्त होगा, लाभ को बांट लिया जाता है। तो निवेश है वो साझे तौर पर किया जाता है और अनुकूल शर्तों पर वो बेचे जाते हैं मिल करके। वो भी कार्य बंटा होता है। कुछ किसान है जो मिले होंगे वो कृषि कर रहे होंगे, कुछ सिंचाई का कार्य करेंगे, कुछ मार्केटिंग का कार्य करेंगे, तो मिल करके कार्य किया जाता है, आसान हो जाता है। और इसमें बाद में उनको बेच दिया जाता है जहां उनको अच्छी कीमत मिलती है। सस्ती दरों पर उत्पादों के प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग में भी सहायता मिलती है वहां पर, क्योंकि वो मिलकर के कार्य करें तो कई प्रकार की और गतिविधियों को साथ जोड़ पाते हैं। जैसे उनकी प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, जैसे फ्रूट है उनका उत्पादन करें तो उनका जूस बनाया जा सकता है, पैकिंग की जा सकती है, उनकी मार्केटिंग की जा सकती है। तो इस प्रकार की क्रियाएं भी साथ में कर लेते हैं और संभव भी हो जाता है क्योंकि वो मिलकर के कार्य करें। ये कृषि कहाँ की जाती है? डेनमार्क में, नीदरलैंड में, बेल्जियम, स्वीडन, इटली में इस प्रकार की कृषि की जाती है और वहाँ बहुत अच्छी, बहुत बेहतर विकसित अवस्था में ये कृषि की जा रही है। सफल भी रहा है ये प्रयोग, आसान हो जाता है। खास तौर पे इस प्रकार की कृषि किन किसानों के लिए बेहतर होती है? उन किसानों के लिए जिनके खेतों का आकार छोटा होता है। अब जैसे हमारे देश की बात करें तो किसी के पास 3 या 4 एकड़ ज़मीन है, अगर वो ट्रैक्टर लेकर के आता है तो काफ़ी 7-8 से 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना होगा ट्रैक्टर और उसके कृषि यंत्रों पर। अगर उतना लेके आएगा तो इतनी तो उसकी इनकम नहीं होगी जिससे वो इंटरेस्ट, ब्याज चुका पाए। और अगर वो ट्रैक्टर लेके नहीं आता तो कृषि उत्पादन के ऊपर असर पड़ता है क्योंकि उतने अच्छे तरीके से वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। तो इसमें क्या किया जा सकता है? अगर 3 या 4 किसान, 5 किसान मिल लें तो उनके पास 20 एकड़ ज़मीन होगी और 500 मिल करके जरूर ट्रैक्टर लेके आ सकते हैं। उनके पास इन्वेस्टमेंट है वो शेयर हो जाएगा, उत्पादन ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा तरीका होता है जिसके लिए हमारी सरकार ने भी प्रयास किया है, आज़ादी के बाद से प्रयास किया है। कोऑपरेटिव फार्मिंग है उसको बढ़ावा दिया जाए। देश के कुछ राज्यों में, खास तौर पे हम बात करें जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की भी जाती है। आपने कोऑपरेटिव
मिल, शुगर मिल के बारे में सुना होगा, महाराष्ट्र में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही है, काफ़ी हद तक नहीं, बहुत हद तक सक्सेसफुल रही है। तो इस प्रकार के प्रयास है वो किए जा सकते हैं, विशेष तौर पर जो छोटे किसान है या मध्यम किसान है। तो ये था कोऑपरेटिव फार्मिंग। कहाँ की जाती है? यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और इटली, इन देशों में की जाती है। अब हम बात करेंगे सामूहिक कृषि, कलेक्टिव फार्मिंग की। थोड़ा सा याद कीजिए, इसके बारे में कहीं पढ़ा हो आपने पढ़ा था क्लास 9th में हिस्ट्री में, रशियन रेवोल्यूशन में, वहां पर इस प्रकार की कृषि की शुरुआत हुई थी। अब कलेक्टिव फार्मिंग क्या है? इसमें उत्पादन और श्रम के साधनों के लिए सामाजिक स्वामित्व होता है, यानी कि इसमें उत्पादन और श्रम के साधन होते हैं वो किसी एक व्यक्ति के नहीं होते बल्कि पूरे समाज के माने जाते हैं। इसे कोलहोज या कोलखोज भी कहा जाता है रशियन लैंग्वेज में, और पूरे विश्व में भी इसे कोलहोज या कोलखोज का नाम दिया जाता है। यह तत्कालीन यूएसएसआर में शुरुआत की गई थी इसकी, स्टालिन है उनके द्वारा इनकी शुरुआत की गई थी। इसमें किसान अपने संसाधनों जैसे भूमि, पशुधन, श्रम का सामूहिक उपयोग करते हैं, मिलकर कृषि उत्पादन किया जाता है। जमीन है वो सरकार के अधीन मांगनी जाती है कि ये भूभाग है वो सरकार के अधीन है, और मिलकर के वो कृषि कार्य किए जाते हैं। इसमें से एक थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा हालांकि खुद के लिए व्यक्तिगत तौर पर रखा जा सकता है, उतनी ही अनुमति होती है। उससे अधिक जो जमीन भूभाग होगी वो सामाजिक होगा। इसमें वार्षिक लक्ष्य किसान द्वारा तय किए जाते हैं कि इतना उत्पादन होना चाहिए, और उसकी दर भी सरकार फिक्स करती है। अगर अत्यधिक उत्पादन हो जाए तो वो किसको दे दिया जाता है? किसानों के बांट दिया जाता है, इंसेंटिव के तौर पर उनको, प्राइस के तौर पर उनको दे दिया जाता है। किसानों को अपनी भूमि के लिए करों का भुगतान भी करना होता है, यानी कि भूमि उनकी है लेकिन वो सरकार के अधीन मानी जाती है, और उनको उत्पादन करना होता है और उसके लिए उन्हें टैक्स भी देना होता है। और जो व्यक्ति जैसा कार्य कर रहा है और किस प्रकार का कार्य कर रहा है उनके अनुसार उनको भुगतान कर दिया जाता है। तो ये कलेक्टिव फार्मिंग है। हमारे देश में इस प्रकार की कृषि नहीं की जाती है और ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं हो पाई है, यानी जहाँ पर साम्यवादी सरकारें होती है वहाँ पर इस प्रकार की कृषि वो सफल रही है। तो ये है कलेक्टिव फार्मिंग, यानी ज़मीन सरकार के अधीन होती है, वहाँ पर मिलकर के लोग काम करते हैं, और जैसे उन्होंने मेहनत की, श्रम किया या जिस प्रकार का कार्य किया उसी के अनुसार उनको भुगतान कर दिया जाता है। कलेक्टिव फार्मिंग कहाँ की जाती है? रशिया में। इसमें सरकार अगर कोई असाधारण कार्य करते हैं तो उसको पुरस्कृत भी करते हैं। तो ये थे कृषि के प्रकार संगठन के आधार पे। अब हमारी एक और नई जो गतिविधि है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये भी प्राथमिक क्रिया में आती है, वो है खनन। खनन क्या है? खानों से खनिज निकालना खनन है। तो ये खनन क्या है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, आइए उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। खनन के बारे में, खनन है उस कार्य के कई सारे चरण रहे हैं। आदिकाल से खनन का काम है वो किया जाता रहा है। जैसे तांबा युग है, उसके बाद कांस्य युग था, अभी आधुनिक युग की बात करें तो ये लोह युग का नाम दिया जाता है। खनन का औद्योगिकरण के साथ साथ इसका वास्तविक विकास शुरू हुआ, क्योंकि पहले जब इनका उत्पादन किया जाता तो मुख्य जो उत्पादन था बर्तन बनाने के लिए या फिर हथियारों के लिए इनका उपयोग किया जाता था। जहाँ पर खनन कार्य किया जाता, जैसे लोहा इस्पात जैसी कठोर धातु जहाँ पर मिलती थी, मजबूत धातु मिलती थी, तो वो राज्य ज़्यादा विकसित कहलाता था क्योंकि हथियार अच्छे से बना सकते थे वो। तो ये खनन प्राचीन समय से किया जाता है, लेकिन उसका वास्तविक जो विकास है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ हुआ। जैसे ही औद्योगिक विकास हुआ, औद्योगिकरण शुरू हुआ, वैसे ही इन खनिजों की मांग बढ़ गई, क्योंकि काफ़ी सारे खनिज आधारित उद्योग होते हैं जो कच्चे माल के तौर पर खनिजों का उपयोग करते हैं। दूसरा ये कि लोहा इस्पात यानी कि लोएस जैसा खनिज है वो तो सभी उद्योगों का आधार होता है, मशीनों का आधार होता है, तो वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। चलिए हम बात करते हैं खनिज या खनन, खनिजों को निकालने या खनन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, कि हमें अगर खनन करना हो तो कौन सी बातें, कौन से फैक्टर जो प्रभावित करेंगे, किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले भौतिक कारकों की बात करेंगे जो खनन को प्रभावित करते हैं। पहला, खनिज की मात्रा। पहली चीज जो खनन को प्रभावित करती है कि खनिज कितनी मात्रा में। मान लीजिए कि खनिज है वो कम मात्रा में है तो खनन संभव नहीं होगा, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जितनी मेहनत की जाएगी, उतना उत्पादन नहीं होना है, क्योंकि बड़े पैमाने पे सेटअप चाहिए। खनिज जो खनन के लिए कई साल लग जाते हैं सेटअप करने में, उसके बाद वो खनन कार्य शुरू होता है धीरे धीरे 3, 4, 5 वर्षों के बाद। अगर वो खनन कार्य के लिए सेटअप किया गया और खनिज निकल रहा है बहुत कम, तो खनन संभव नहीं होगा। दूसरा, उसकी गुणवत्ता भी निर्भर करती है कि गुणवत्ता कैसी है। अगर वो अच्छी क्वालिटी का, गुणवत्ता
का अर्थ होता है खनिज हमेशा कैसे पाए जाते हैं, एस के तौर पर। एस क्या होता है, अशुद्धियाँ मिली होती है। यानी ये ऐसा नहीं है कि हम खान में जाएंगे और वहाँ पर हम सीधा सोना उठा करके ले आए, सोने की खान है, या लोहा है वहाँ पे सीधा का सीधा लोहा मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसके साथ मिट्टी या अन्य अशुद्धियाँ मिली होती है, बाद में शुद्ध किया जाता है। तो वो कितनी मात्रा है, पहली चीज़, और कितनी मात्रा है उसमें, शुद्धियाँ कितनी है, यानी ये गुणवत्ता है। दूसरे ये कि वो किस प्रकार का है, तो ये भी डिपेंड करता है। अगर वो अच्छी गुणवत्ता का नहीं है तो इकोनॉमिक वे से इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा, फिजिबल नहीं होगा, तो वहाँ पर खनन संभव नहीं होगा। अगर अच्छी गुणवत्ता का है तो खनन किया जाएगा। तो इसके साथ साथ कि कैसे और कहाँ पाया जाता है ये भी प्रभावित करता है। कि महासागरीय भाग है वहाँ पर पाया जा रहा है तो हमें अलग तकनीक की आवश्यकता होगी, कितनी गहराई पर मिल रहा है, तो ये फैक्टर भी प्रभावित करते हैं। या पर्वतीय इलाकों में मिल रहा है, हालांकि कम खनिज मिलते हैं, तो ये सारे फैक्टर हैं भौतिक कारक है जो प्रभावित करते हैं खनिज का खनन होगा या नहीं होगा और कैसे होगा। कुछ आर्थिक कारक है वो भी प्रभावित करते हैं, जैसे खनिज की मांग कितनी है, जिसकी जितनी अधिक मांग होगी उसका खनन उतना ही अधिक किया जाएगा। जैसे नमक है, समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है तो उसकी मांग बहुत अधिक है तो उसका खनन किया जाता है, वहाँ से प्राप्त किया जा रहा है, लगातार प्राप्त किया जा रहा है, तो जो मांग होगी उसका वैल्यू बढ़ जाती है। लोहे की बात करें हम, तांबे की बात करें हम, सोने की बात करें हम। अब सोना है, कोलार की खान हमारे देश में मिलता है तो बहुत गहराई पे मिल रहा है, लेकिन क्योंकि उसकी मांग अधिक है, क्योंकि उसकी कीमत अधिक है तो उसको निकाला जा रहा है उतनी गहराई में। अन्य खनिज होता जिसकी इतनी मांग या कीमत वैल्यू नहीं होती तो शायद इतनी गहराई तक हम ना जा पाते। टेक्नोलॉजी की उपलब्धता भी प्रभावित करती है कि हमारे पता है कि यहाँ पे खनिज उपलब्ध है लेकिन हमारे पास तकनीक नहीं है खनन करने के लिए, तो भी वो खनन संभव नहीं होगा। तो तकनीक भी प्रभावित करती है। पूंजी, कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी ये भी देखा जाता है। अविकसित देश है वहाँ पे खनिज होते हैं लेकिन इतना अभी विकसित नहीं किया गया क्योंकि पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। श्रम उपलब्ध है या नहीं खनन के लिए, या परिवहन के साधन उपलब्ध है या नहीं, तो ये आर्थिक कारक है जो प्रभावित करते हैं कि खनन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा या कैसे किया जाएगा। अब बात करेंगे खनन के तरीकों की। यहाँ पे आप देख पा रहे हो खनन, एक खान की पिक्चर दी गई है। इसमें आप देखिए कि किस तरीके से काफ़ी गहराई पे खनन किया जा रहा है, लेकिन ये गहराई महसूस नहीं होती। यहाँ पे अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड कॉर्नर की तरफ तो यहाँ देखिए कि यहाँ ऊंचाई है काफ़ी ज़्यादा, वहाँ से फिर नीचे, काफ़ी नीचे तक ये खनन किया जा रहा है और यहाँ पर ट्रक के ट्रक जा रहे हैं सीधे के सीधे। तो ये एक खनन का तरीका ये भी होता है, यानी सीधे के सीधे ट्रक नीचे जा रहे हैं, आपने देखा होगा। और एक खनन होता है, आपने मूवीज़ में देखा होगा, हेड के ऊपर, फोरहेड के ऊपर टॉर्च लगी होती है, काफ़ी अंधेरा होता है, वहाँ पे खनन कार्य कर रहे होते हैं। आपने मूवीज़ में ज़रूर देखा होगा, KGF में देखा होगा। तो इस प्रकार के भी कार्य किए जाते हैं। तो ये दोनों खनन के अलग अलग प्रकार है, यानी कि एक तो ये और एक जो बहुत अधिक गहराई में किया जाता है। तो ये कौन से प्रकार है चलिए जानते हैं हम। तो खनन है वो मुख्य तौर पर कहाँ पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, उस आधार पे दो प्रकार का होता है। एक तो ओपन कास्ट खनन होता है, भूतल खनन होता है। भूतल खनन क्या होता है, जब खनिज ऊपर ही मिलता है, यानी ऊपर का मतलब कम गहराई पे मिलता है तो भूतल खनिज कहलाता है। यह सबसे आसान और सबसे सस्ता खनन होता है, सतह के करीब होता है, कम सुरक्षा सावधानियों की आवश्यकता होती है, अधिक और त्वरित उत्पादन होता है। जो हमने पीछे पिक्चर देखी वो किसकी थी, वो भूतल खनन की थी, जिसमें अधिक गहराई पे नहीं जाना होता और सीधे के सीधे ट्रक इत्यादि है वो गहराई पे चले जाते हैं और उत्पादन तेज़ भी होता है, सस्ता भी होता है और रिस्क कम रहता है। यहाँ पे ये देखिए बॉक्साइड है, उसका खनन हो रहा है, तो उसका खनन भी उसी तरीके से हो रहा है। ये भूतल के ऊपर मिट्टी का कुछ भाग था, उसको हटाया गया और उसके बाद खनन कार्य शुरू हो गया। धीरे धीरे गहराई बढ़ती जाती है, लेकिन फिर भी ट्रक इत्यादि जो यातायात के साधन है वो अंदर तक जा सकते हैं आसानी से, इक्विपमेंट वगैरह कम चाहिए। तो ये होता है भूतल खनन या ओपन शाफ्ट। दूसरा है शाफ्ट खनन या भूमिगत खनन। भूमिगत खनन या शाफ्ट खनन क्या होता है, ये अधिक गहराई पर खनन कार्य किया जाता है। बहुत अधिक गहराई पर जब खनिज मिलता है तो इस प्रकार का खनन कार्य किया जाता है। इन खनिजों को निकाला जाता है वहाँ से और फिर ऊपर भेजा जाता है। इसके लिए विशेष ड्रिल, लिफ्ट, ढुलाई वाहन, वेंटिलेशन सिस्टम इनकी आवश्यकता होती है, यानी पूंजी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। वेंटिलेशन सिस्टम इसलिए कि नीचे ऑक्सीजन वगैरह की कमी होती है, रोशनी की पर्याप्त आवश्यकता होती है। यहाँ पर
जहरीली गैस, आग, बाढ़ या केवीटी के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। कई बार जैसे कोयला के खाने हैं, आग लग जाती है, हर वर्ष सैकड़ों श्रमिक मारे जाते हैं, खनिक मारे जाते हैं। साथ ही साथ जो इस प्रकार की खानों में काम करते हैं उनको सांस से संबंधित बीमारी अधिक होती है। यहाँ पर शोर अधिक रहता है, तो शोर अधिक रहने के कारण भी उनको बीपी की या फिर अनिद्रा जैसी समस्याएं वो अधिक होती है। तो कई प्रकार की समस्याएं ज़्यादा रहती है। बाढ़ आने का खतरा भी होता है, कहीं से जल धारा है वो फूट पड़ती है और पानी भर जाता है, निकलना संभव नहीं हो पाता। तो ये खतरे इस प्रकार की जो खनन कार्य है उसमें अधिक होते हैं। इसके लिए बड़े निवेश की आवश्यकता हो कि बड़ा ढांचा है वो तैयार किया जाता है और तभी खनन किया जाता है ये जब वहाँ पर विकसित अवस्था में जो खनिज है या अधिक मात्रा में और अधिक अच्छी गुणवत्ता का है। ये खनन कार्य है वो विकसित देश इसमें रुचि कम दिखाते हैं क्योंकि इसमें श्रम की आवश्यकता होती है। विकासशील देश है वहाँ पर श्रम आसानी से उपलब्ध है, थोक के भाव उपलब्ध है, जनसंख्या बहुत अधिक होती है, तो वो अधिक रुचि दिखा रहे हैं। वहाँ पर इस प्रकार का खनन कार्य है, भूमिगत खनन है, वो अधिक किया जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 फाइनली पूरा हो गया है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अच्छा लगा होगा। आसान चैप्टर था, लेंथी ज़रूर था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको लग रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा जा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।